बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 44, मंडे अक्टूबर 27। सबसे पहले तो हम रिकैप के हवाले से बात करें। नबीहा का रिकैप बहुत अच्छा था और उन्होंने कंटेंट पे अपनी ग्रिप को अच्छा शो किया। कंटेंट उनका बहुत अच्छा था और ओवरऑल प्रेजेंटेशन के अंदर आपको इशू नजर आए। तंजीला हंसना शुरू हो गई जी। इबादा, मरियम, मेरे ख्याल में ओवरऑल रिकैप के अंदर कोई इतना ऐसा इशू नहीं था। उन्होंने बोर्ड का भी अच्छा इस्तेमाल किया, आवाज़ भी वाज़ेह थी और कंटेंट को तमाम का तमाम उन्होंने कवर किया। एक जगह उन्होंने गलती की थी, उन्होंने कहा था कि आईपी एड्रेस पे शुरू में ये दो जो होते हैं ये फिक्स होते हैं। ऐसा नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है। अलबत्ता प्राइवेट आईपी एड्रेस का बताते हुए मैंने कहा था कि उसकी रेंज के अंदर हम बता रहा था कि एक फैमिली ऐसी है जिसके अंदर शुरू में दो नंबर फिक्स हैं, 192.168। उसके बाद आगे का जो है 0 से लेकर 255 तक नंबर हो सकता है। यहाँ पर फिर एक सवाल आया था कि IPv4 जब मौजूद था तो IPv6 पे क्यों गए। इसकी वजह ये थी कि IPv4 के अंदर ऑलरेडी बिलियंस ऑफ नंबर्स की गुंजाइश थी और साथ ही साथ उसके अंदर आपने पब्लिक को प्राइवेट भी कर दिया। तो अब क्या हुआ कि आपके पास बिलियन से भी ज्यादा गुंजाइश हो गई और जब बनाने वालों का ये ख्याल था कि ये काफी साबित होगा, लेकिन पता ये चला कि जैसे ही आपके पास ये स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट डिवाइसेस का जमाना आया तो ये तमाम की तमाम चीजें आपको कम पड़ने लगी। आप इससे अंदाजा लगा लें कि इस वक्त जो इंटरनेट है वो कितना ज्यादा है, हर तरफ फैल चुका है, कितनी सारी डिवाइसेस उससे कनेक्टेड है कि बिलियंस ऑफ आईपी एड्रेसेस भी कम पड़ने लगे और लोग इसके लिए मजबूर होकर एक नया सिस्टम लेकर आए जिसका नाम है IPv6। ओके, अब उसके अंदर इतनी ज्यादा गुंजाइश है कि हम ये समझते हैं कि अगर इस पूरी दुनिया आबाद हो जाए, हर चीज जो है कनेक्ट हो जाए और लोग जो है लेट्स से कि मार्स पे या चांद पे भी जाके रहने लगे और वहां पे भी आबाद हो जाए, तो दोनों के दोनों जो मिलकर IPv6 को यूज करें तब भी शायद ये तमाम एड्रेसेस कंप्लीट ना हो, तमाम फिर भी कोई ना कोई एड्रेस हमारे पास बाकी रह जाए। तो अच्छी खासी उसके अंदर गुंजाइश मौजूद है। फिर किसी ने सवाल पूछा कि उसकी क्या रेंज है। किरण का यह सवाल था कि उसकी क्या रेंज है। देखो असूलन तो बेटा कोई टेक्निकल जवाब आता है। इसके अंदर 128 बिट्स होती हैं, इसके अंदर हेक्साडेसिमल को यूज किया गया होता है, लेकिन जाहिर सी बात है फिर 128 बिट क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, ये कंप्यूटर साइंस की क्लास नहीं है। एटलीस्ट तुम लोग को इतना पता हो। अलबत्ता मैं ये बता सकता हूँ, जैसे मैंने बताया कि उसके अंदर 8 सेक्शंस होते हैं IPv6 में। उसके अंदर नंबर हो सकता है 0 से लेकर 9 तक, जैसे डबल नाइन मसलन, और बाकी A से लेकर F तक का कोई कैरेक्टर हो सकता है, A से लेकर F तक, TWY उसके अंदर नहीं होगा। थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड हो तो मैं ये बता दूं कि उसमें जो नंबर होता है वो हेक्साडेसिमल नंबर होता है। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो खैर है। आपको बस इतना पता हो कि आईपी एड्रेस कुछ है, अपने मोबाइल के अंदर आप आईपी एड्रेस को चेक कर सकें और कभी अगर आपके सामने IPv6 वाला एड्रेस आए तो आप उसको देख के परेशान ना हो। लास्ट क्लास के अंदर हमने मोबाइल के अंदर अपनी आईपी एड्रेस भी चेक किया था, अपना प्राइवेट एड्रेस भी चेक किया था और पब्लिक एड्रेस भी चेक किया था। इसके अलावा जो है फिर हमने आगे चल के उसके अंदर जो है कशफ, हमने जो है आगे चल के अपना इससे पहले जो है अपनी नेटवर्क पे स्पीड भी मालूम की थी। और फिर हमने ये भी बताया था कि सारे के सारे जो काम हो रहा है आपका वो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन NAT की मदद से हो रहा है। राउटर यही वाला काम कर रहा होता है, वो सबके पैकेजेस वसूल कर लेता है, फिर आगे एक जगह भेजता है। आगे वाला जो राउटर होता है वो सब राउटर्स के पैकेज वसूल कर लेता है। मसलन आपके मोहल्ले के अंदर जो केबल वाला है, उस केबल वाले के पास मसलन 20 मकान है, हर मकान के अंदर एक राउटर लगा हुआ है, तो मकान में जितने भी लोग रह रहे हैं सबका मैसेज किसके पास गए, घर के अंदर जो राउटर है। 20 घरानों के अपने अपने राउटर के पास मैसेज चले गए। उसके बाद वो गए किसके पास, आपके केबल वाला के राउटर पे, राइट। अब उस केबल वाले के राउटर ने उन 20 के 20 पैकेज का मिलकर एक पैकेज बना के फिर आगे भेजा। तो सारा का सारा काम जो होता है राउटर जो होता है वो यही कर रहा होता है कि सबका लेकर आगे भेज रहा होता है। फिर वो वाला जो राउटर होता है वो सब राउटर को लेकर आगे भेज रहा होता है, फिर वहां से जब आता है तो आगे आगे उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करता जाता है। पोस्ट ऑफिस पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल पोस्ट आई, उन्होंने अलग कर दिया, ये कराची का, ये इस्लामाबाद का, ये लाहौर का। फिर कराची में पहुंचा तो फिर कराची वालों ने अलग किया, ये गुलशन का, ये नॉर्थ कराची का, ये नाजाबाद का। जब वो वहां पहुंच गए तो फिर उसने आगे अलग किया, भाई ये सेक्टर का, ये उस सेक्टर का, फला जगह पे उसकी जिम्मेदारी पहुंचाना, वो वहां पहुंच गया। जब घर में पहुंच गया तो उन्होंने अलग किया कि भाई ये अब्बू का, ये अम्मी का, इस तरह से उन्होंने उसको अलग कर दिया। राउटर भी आपका इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहा होता है। आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। आप लोग जब अपने पहले दफा स्कूल में गए थे, पहला दिन था स्कूल में, राइट, स्कूल बैग भी होगा और शौक से गए थे, उसमें क्या क्या कितनी किताबें मौजूद थी?
तीन थी इसमें। हाँ किरण, कितनी किताबें मौजूद थी? तीन किताबें थी, ठीक है। चलो तीन से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद तुम लोग आगे बढ़े, क्लास 5 में पहुंचे। अब तुम लोग के बैग में कितनी किताबें मौजूद थी? 8 हो गई, ठीक है। किताबें और नोटबुक्स भी थी, राइट। अब स्कूल के जमाने में जो तुम लोग अपने पास बैग लेकर जा रहे थे, कि क्लास 5 के अंदर वो बैग तुम्हारा साथ दे रहा था? राबी तो हाँ कर रही थी, ओके। अच्छा, जब आप लोग आगे पहुंचे, क्लास 8 में आ गए, अब कितने कोर्स की किताबें और कितने नोटबुक्स थे? उससे ज्यादा था, काम उससे बड़ा नहीं बड़ा? स्कूल का जमाना, प्राइमरी का जो आपका नर्सरी वगैरह का जमाना, काम का लोड उस वक्त भी था, उस वक्त भी टीचर मौजूद थे, उस वक्त भी पढ़ा रहे थे, नोटबुक उस वक्त भी थी। लेकिन उस वक्त आपका काम में और आपके क्लास 8 वाले काम में फर्क था। आपके लिए नोटबुक्स को संभाल के रखना जरूरी था, टीचर उसी के बेस पे चेक कर रहे थे, सब कुछ काम कर रहे थे, था या नहीं? उसके बाद जब मैट्रिक में आए तो अब तुम्हारे बैग में क्या क्या चीजें मौजूद थी? क्या? नोट्स। मैट्रिक में पहुंचे, इंटर में पहुंचे, अब क्या दौर आ गया? नोट्स का। और अब तुम लोग जाके फोटोकॉपी वाले की तो जो है उसका जो घर का खर्चा तुम लोगों की वजह से चलने लगा, ऐसा है ही नहीं? नोट्स पे नोट्स, नोट्स इस कोचिंग सेंटर की नोट्स, उसके नोट्स, टीचर से आप मांग रहे हैं सर नोट्स नहीं देंगे। क्या नोट्स वाला वर्ड तुम लोग की क्लास 5 में होता था? मैट्रिक क्लास 8 में होता था? वक्त के साथ साथ तुम लोग की जो बैग का कंटेंट है वो चेंज हो रहा नहीं हो रहा? अच्छा, फिर तुम लोग यूनिवर्सिटी में आ गए। अब यूनिवर्सिटी में जब आए यहाँ पे, तो यहाँ पे कोर्सेज शायद पहले से भी ज्यादा है। वरीशा, क्या नाम है यार, वली, क्या नाम था उनका, इमन के बराबर में, अरीशा, सॉरी। ओके अरीशा, तवज्जो से बात सुनो। कोर्स का जो है कंटेंट पूरा का पूरा चेंज होता चला गया। पहले क्लास 1 के अंदर भी आप लोग स्कूल गए थे एजुकेशन के लिए, जब आज आप इस वक्त यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं तो यहाँ भी आप किस लिए आए हैं? एजुकेशन के लिए। लेकिन इन तमाम अदवार के अंदर आपके जो बैग का कंटेंट है वो चेंज होता जा रहा है। कहाँ एक वक्त था कि डायरी में मैडम मिस की साइन कराना या आपके वालिदैन की साइन करना बहुत जरूरी था, और कहाँ एक वक्त ऐसा आ गया कि अब नोट्स ज्यादा जरूरी है। वक्त के साथ साथ चीजों में चेंज आया, हालांकि काम तो बस एक ही चल रहा था। अच्छा, यहाँ पर तुम लोग आ गए इसमें यूनिवर्सिटी के अंदर, कंटेंट बहुत ज्यादा है, बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत सारे काम है। मुझे ये बताना, बैग के अंदर तुम्हारी कितनी नोटबुक्स होती हैं? एक, बहुत से बहुत दो। लेकिन सब्जेक्ट्स ज्यादा है या कम है? हिना के पास 5 नोटबुक्स है, लेकिन अमूमन जो लोग हैं वो एक या दो से काम चल रहे हैं। सब्जेक्ट भी ज्यादा है, काम भी ज्यादा है। इसमें क्या क्या वजह? जैसे तुम लोग क्लास 8 में थे, तुम लोग कह रहे हो कि इस वक्त 8 नोटबुक्स थी, या चलो 5 कर लो, ऐसा है या नहीं? इंग्लिश हो गई, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश ग्रामर, उर्दू, इस्लामियात, पाकिस्तानी स्टडीज, यहाँ पे भी आके तुम लोग 5-6 मज़ामीन पढ़ रहे हो, लेकिन सिर्फ एक नोटबुक पे गुजारा कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है तंजीला? तंजीला, मोबाइल की वजह से चले, और इसके अलावा ऑनलाइन आ जाते, और कुछ? मेरे ख्याल में, और हाँ बोलो माहिन। बात ये होती है कि जब आप लोग इस लेवल पर आ गए हैं तो इसकी बात ये नहीं मोबाइल की वजह से, जब मोबाइल नहीं था तब भी लोग अपने पास जो है वो एक फाइल लेकर घूम रहे होते थे, उसी फाइल पर सब कुछ मौजूद होता था। अब आपके टीचिंग का स्टाइल चेंज हो गया, टीचिंग का स्टाइल चेंज हो गया, टीचिंग का मेथड चेंज हो गया, और काम करने का आपका जो लर्निंग का स्टाइल है वो चेंज हो गया। अब आप क्या करते हैं कि टीचर की मोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं उसको नोट डाउन करते हो, अब कोई आपका होमवर्क चेक नहीं कर रहा। अब बात क्या आ गई है? असाइनमेंट की। वरना पहले क्या था कि होमवर्क भी चेक हो रहा है, क्लास वर्क भी चेक हो रहा है, इसमें ये चीज क्यों नहीं है, वो चीज क्यों नहीं है, मैंने फला लेसन कराया था, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। टीचर आपकी नोटबुक आकर चेक नहीं करता कि तुमने इसके अंदर लिखा क्या है। टीचर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये चीज चेक कर रहा है कि आपने असाइनमेंट सबमिट कराया नहीं कराया। हालांकि काम का प्रेशर आपके पास, काम का लोड जो है पहले से ज्यादा हो चुका है। देखो ये जो चीज है ना, तुमने इस बात समझ में आ रही है कि हालात के साथ साथ काम करने का तरीका बदल जाता है। गोल एक ही है लेकिन काम करने का तरीका बदल रहा है। आपके पास बाइक है, बाइक को मेंटेन करने का, खड़े करने की जगह मुख्तलिफ होगी, मेंटेनेंस डिफरेंट होगी। कार आ गई, उसको मेंटेन करने का तरीका अलग होगा। हाईएस आ गई, बड़ी आपके पास जो है जैसे हाईएस वगैरह जैसी गाड़ी आ गई उसकी उसके लिए आपको डिफरेंट जगह चाहिए, उसकी मेंटेनेंस डिफरेंट है। ट्रक वगैरह अगर रख रहे हैं अपने पास, ट्रकों का कारोबार है, अगेन मेंटेनेंस बिल्कुल डिफरेंट हो गई, काम करने का तरीका बिल्कुल चेंज हो गया।
देखो यही वाली चीज जो है ना हमारे हिस्ट्री के अंदर भी बाकी तमाम चीजों के साथ भी ऐसा होता रहा। जैसे मैंने पहले भी क्लास में जिक्र किया था कि एक जमाने में लोग जो है एग्रीकल्चर के जरिए से कमा रहे थे, फैमिली का स्टाइल डिफरेंट था। आप लोग एक गांव में रहते थे, गांव का एक सरबरा होता था, पूरी की पूरी फैमिली की जो आमदनी थी वो उसी जमीन से हो रही थी, और सब के सब लोग जो है कई कई नस्लों तक उन्हीं गांव देहातों में आबाद थे। आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आया, पता चला कि लोग शहरों में जाके रहने लगे, शहरों के अंदर छोटी छोटी कंजेस्टेड सी आबादियां होने लगी, और लोगों का जो अपना फैमिली के साथ रिलेशन था वो कमजोर होता चला गया। लोग शहरों में आ गए, बाकी फैमिली अपने गांव में है, शादी ब्याह जो है फिर आखिर में शहर में ही होने लगा। तो शहर के अंदर की बिल्कुल जिंदगी चलने लगी और इसकी अपनी डिमांड्स। गांव देहात में जाते जब मेरा जाना हुआ तो मैंने नोट किया कि वहां पे आराम से फारिग होकर बैठ के बात कर रहे हैं, और जबकि ये वो चीज है जिसका हम लोग इस शहर के अंदर तस्वुर भी नहीं कर सकते। हम कहीं जाते हैं तो टाइम देख के जाते हैं, और जब टाइम देख के उठ जाते हैं। शायद ही कोई ऐसा मतलब करता हो कि सुबह से शाम तक बैठा हुआ है, इल्ला ये कि कोई बहुत ज्यादा बेतकल्लुफी हो या कोई काम ना हो, वरना अमूमन हम ऐसा नहीं करते। अब इस चीज को थोड़ा सा हम लेकर चलते हैं इंफॉर्मेशन की तरफ। लोग माजी में किस तरह से लिखते थे, किताबें कैसे छपती थी? लोग किताबें छापने के लिए कोई तरीका नहीं था, लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखने के लिए जो मटेरियल था वो भी नहीं, चमड़ा मौजूद यूज कर रहे हैं, कभी हड्डी यूज कर रहे हैं, पेपर वगैरह भी कोई इतना खास इजाद नहीं हुआ था। ये वो दौर था कि जिसके अंदर किताबों के लिए लिखने वाले काम दो ही किस्म की चीजें होती थी, बल्कि तीन किस्म की। या तो मजहबी बयानात, मजहब की चीजें, इसीलिए आपको पुरानी जो किताबें मिलती हैं उसके अंदर अक्सर और बेशतर आपको मजहबी सहाइफ मिलते हैं। बाइबल की पुरानी पुरानी कॉपीज मिल जाती हैं, तौरा की मिल जाती हैं, राइट। और लेकिन आपको उस जमाने का जो लिटरेचर था, जो अदब था, जो नॉवेल था, जो शायरी थी, वो लिखी हुई अमूमन नहीं मिलती। इसी तरीके से आपका जो हो गया कारोबारी लेन देन, वो लिखा हुआ मिल जाता है। अब बाज मौके पे आपको बादशाह की हिदायत लिखी हुई मिल जाती हैं। लिखना इतना एक्सपेंसिव काम था क्योंकि लिखने के लिए आपको बाकायदा एक डेडिकेटेड बंदा चाहिए जो उसको लिख सके। किताबें थी नहीं, पढ़ने के इतने जराए थे नहीं। उस दौर के अंदर हम ये समझते हैं कि यूरोप के अंदर पूरी किताबों की तादाद कुल मुश्किल से चंद हजार थी। यूरोप कितना बड़ा है, चंद हजार किताबें, पूरे यूरोप के अंदर किताबें मौजूद थी सिर्फ चंद हजार। इसीलिए आप उस जमाने में जब किस्से पढ़ते हैं कि फला साहब ने इल्म हासिल करने के लिए इतने दूर तक सफर किया, कोई दमश्क जा रहा है तो कोई बगदाद जा रहा है, तो इसकी वजह ये थी कि वहां पे ये आपके ऑनलाइन नोट्स वगैरह मौजूद नहीं थे। आपको पढ़ना तो जाके उसी टीचर से जाके पढ़ना पड़ता था, और उस टीचर के पास भी ज्यादातर कंटेंट सारा इसकी याददाश्त में महफूज होता था, लिखा हुआ नहीं होता था। 15वीं सेंचुरी के अंदर एक इनकलाब आया। इनकलाब ये आया कि एक साहब थे गुटनबर्ग के नाम से, उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस इजाद किया। ये प्रिंटिंग प्रेस आपको नजर आ रहा है, ना कोई ऑटोमेटिक है ना कुछ है, बस आपने जो है उसके अंदर ब्लॉक्स लिखे, ABCD का ब्लॉक लगाया, फिर आपने उसको दबा दिया। जब दबाया तो उसकी जो छाप थी वो उस कागज के ऊपर आ गई। जो आपके कपड़े वगैरह होते हैं उसके भी प्रिंटिंग करने का एक तरीका इसी तरह से होता है कि वो ब्लॉक बना के उसके ऊपर प्रेस करते हैं तो डिजाइन जो है कपड़ों पे आ जाता है। इसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए उन्होंने बनाया प्रिंटिंग प्रेस। ओके, अच्छा, अब प्रिंटिंग प्रेस बना आपका अराउंड लेट्स से 1450 के अंदर, 1450 के अंदर। 50 साल के अंदर अंदर आपके ख्याल में कितनी किताबों की तादाद में इजाफा हुआ, कुछ कमी रही, क्या हुआ आपके ख्याल में? आपका तुक्का क्या है, क्या अंदाज है? इकरा, कितनी ज्यादा हुई होंगी? प्रिंटिंग प्रेस से पहले किताबों की तादाद थी चंद हजार। प्रिंटिंग प्रेस इजाद हुआ, 50 साल के अंदर अंदर किताबों की तादाद हो गई 1 करोड़। कहाँ हजार, कहाँ करोड़, अंदाजा लगाओ तुम इस बात का। हजार के अंदर तुम लाख पे के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हो? 1000 को अगर तुम्हें 1 लाख बनाना हो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 1000 किताबें हैं तो 1000 किताबों के 100 डुप्लीकेट बनाओगे तो तुम्हारे पास कितनी बन रही है? 1 लाख। और यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं? 1 करोड़ की। तो विद इन 50 साल, 50 साल के अंदर अंदर पूरे यूरोप के अंदर किताबों की तादाद कितनी हो गई? 1 करोड़ से भी ज्यादा। वो 50 साल की बात है। और उसके बाद तो फिर एक तरह से बिल्कुल नए नए तरीके ईजाद हो गए, नए नए तरीके से किताब प्रिंट होने लगी। आगे चल के आपका स्टीम इंजन ईजाद हुआ तो उसी स्टीम इंजन को वो यूज करने लगे प्रिंटिंग प्रेस के अंदर। अब हाथ से दबाने की जरूरत नहीं है, जो आपका स्टीम इंजन है वो खुद ही उसको प्रेस करता रहेगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद दूसरी चीज निकल रही है। अब अगर सिर्फ 50 साल के अंदर चंद 1 करोड़ किताबें हो गई तो अगले 100 साल के अंदर कितनी हो गई होंगी?
इनके अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई। अब आज के इस दौर के अंदर जब आगे चल के आपके पास इंफॉर्मेशन एज आया, तो आपके ख्याल में अब कितना कंटेंट हमारे पास मौजूद होगा? बात समझ में आ रही है? चैलेंज समझ में आ रहा है? अब चंद हजार किताबें थी, उनको महफूज रखना आसान था या मुश्किल? आसान है। आपने चंद लाइब्रेरीज बनाई हुई है, बहुत मशहूर लाइब्रेरीज है। मदीनातुल हिकमत के नाम से बगदाद में एक लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंडरिया मशहूर सी लाइब्रेरी थी। चंद किताब खाने थे जो पूरी तारीख में मशहूर हैं, किताबें उसके अंदर मौजूद थी, राइट। लेकिन जब आपके पास अब करोड़ों की किताबें छपने लगी, करोड़ों की तादाद में, अब उसको मैनेज करना मुश्किल हुआ नहीं हुआ? आगे चल के आपके पास फुल इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आ गया। लोग जो है आपका जो है बड़े पैमाने पर तिजारत करने लगे। यूरोप वाले जो है वो इंडिया के साथ तिजारत कर रहे हैं, इंडिया वाले यूरोप के साथ कर रहे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर भी जा रहे हैं, वहां पे जो अपनी हुकूमतें कायम कर रहे हैं। बिल्कुल दुनिया जो आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड होती चली गई। यहाँ का लिटरेचर वहां जा रहा है, वहां का लिटरेचर यहाँ आ रहा है, यहाँ के कारोबारी मामला वहां जा रहे हैं, वहां के यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत सारा कंटेंट जमा होने लगा। अब मुझे बताओ इस कंटेंट को मैनेज करना मुश्किल होगा नहीं होगा? राइट। तुम लोग देख रहे हो अपनी लाइफ के अंदर भी तुम्हें एक चेंज नजर आ रहा है। अपनी लाइफ के अंदर भी जो तुम्हारा कंटेंट था वक्त के साथ साथ चेंज हो रहा है, और लेकिन तुम वक्त के साथ साथ तुमने उसका एफिशिएंट तरीका लेकर आया। यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर अगर एक टीचर तुम लोग का नोटबुक चेक करने लगे, तुम्हारा होमवर्क क्लास वर्क चेक करने लगे, तो वो बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा। यहाँ पे दूसरा सिस्टम लेकर आ गया क्योंकि वो असाइनमेंट के जरिए से चेक करेगा। यही वाला चैलेंज हमें आया इंफॉर्मेशन की मैनेजमेंट में, कि जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस इजाद हुआ, हमने देखा कि इंफॉर्मेशन की तादाद में, उसकी क्वांटिटी में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। फिर हमने आगे चल के देखा कि भाई आपके पास आगे चल के एक दौर आया जिसके अंदर आपकी बाकायदा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, जिसको हमने कहा इंफॉर्मेशन का एज है। किताबें, साइंस, नई नई इजादात हो रही हैं। इस वाले बंदे की अमेरिका की साइंटिफिक इन्वेंशन जो है वो इंग्लैंड में पहुंच रही है, इंग्लैंड का साइंटिस्ट जो है उस पर काम कर रहा है, वो उसमें इंप्रूवमेंट लेकर आ रहा है, वो इंप्रूवमेंट जा रही है फ्रांस के अंदर, वहां का साइंटिस्ट उस पर काम कर रहा है, सब आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, सबकी अपनी डॉक्यूमेंट्स है, सबकी अपनी चीजें। अब इन तमाम चीजों को मैनेज करना मुश्किल होता जा रहा था। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा कि हम लोग के यहाँ पहले माइल होते थे और एक हम पाव का सिस्टम इस्तेमाल करते थे, छटाक का सिस्टम इस्तेमाल करते थे, पता ही है, एक छटाक, दो छटाक। लेकिन फिर अब जो है आपके पास सिस्टम आ गया एसआई यूनिट वाला, जो आप लोग पढ़ते भी एसआई यूनिट, किलोमीटर, राइट, किलोग्राम, ग्राम, लीटर, ये सारा सिस्टम। ये सिस्टम क्यों आया था? इसी वजह से आया था कि दुनिया भर के साइंटिस्ट जब आपस में कम्युनिकेट करने लगे तो उन्होंने कहा कि मेजरिंग का एक तरीका हो। पाकिस्तानी साइंटिस्ट बोले कि जी एक छटाक, अब वहां वाला बोले एक आउंस, तो उन्होंने कहा ये तुम्हारा आउंस हमारा छटाक, ये आपस में हमें मुश्किल हो रहा है, एक सिस्टम बना लो। सिस्टम उन्होंने बनाया, फॉर एग्जाम्पल हम ग्राम यूज करेंगे, 1000 ग्राम हो गए तो उसको किलो बोल देंगे, इस तरीके से चलेंगे। यही वाला चैलेंज आ रहा था हमारे पास इंफॉर्मेशन के अंदर, कि हमने इंफॉर्मेशन को किस तरह से मैनेज करें। हमारे पास इतनी बड़ी तादाद में इंफॉर्मेशन मौजूद है, कैसे उसको कैटलॉग करें। लाइब्रेरी के अंदर किताबें मौजूद हैं, आपके पास इस काम के लिए लाइब्रेरी रखना पड़ता है। आप किताब इशू कराने जाते हैं, किसके पास जाते हैं? लाइब्रेरियन के पास। और लाइब्रेरियन कोऑपरेटिव हो तो आप उनसे पूछते हैं कि सर इस टॉपिक पे कोई किताब बता दें, वो बता दें इस टॉपिक पे ये किताब है। लेकिन क्या आपकी लाइब्रेरी में करोड़ों किताबें? अगर यही किताबें करोड़ों की तादाद में 1 करोड़ हो जाए, क्या ये लाइब्रेरियन मैनेज कर सकेंगे? सिर्फ बात मैनेज की हो रही है, पढ़ने की बात बताओ, कैसे पढ़ोगे? कैसे तुम इंफॉर्मेशन ढूंढोगे? अगर तुमसे कहा जाए कि जी क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर तुम देकर आओ कि जी नए नए मेथड्स क्या हैं, तुम क्या कर सकते हो? तुमने जाके एक किताब उठा लोगे, 2 उठा लोगे, क्या तुम 10 या 20 किताबें पढ़ सकते हो? क्या पता एक दूसरी किताब जो है किसी और टॉपिक पर हो, लेकिन उसके अंदर क्लासरूम मैनेजमेंट का कोई अच्छा रूल बयान किया हो। तो हम चैलेंज समझ में आ रहा है? इन्फॉर्मेशन ज्यादा है तो हम उसको मैनेज कैसे करें? मैनेज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि लाइब्रेरियन ने आप उसको मैनेज कर लिया। मैनेज करने का मतलब ये भी है कि आप उससे कैसे फायदा उठाएं, कैसे उसको रिट्रीव कर सकें, कैसे उसकी मदद से अपने नोट्स बना सकें। ये वो चैलेंज था जिसका हमें 21st सेंचुरी के अंदर सामना करना पड़ रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी थी, बिजली ईजाद हो गई थी, लोग रेडियो के जरिए से, टेलीविजन के जरिए से, टेलीफोन के जरिए से आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे, एक दूसरे को फैक्स भेज रहे थे, बड़े पैमाने पे किताबें शाया हो रही थी, प्रिंटिंग के नए नए तरीके मौजूद थे। लेकिन इन तमाम इंफॉर्मेशन को मैनेज करने का हमारे पास कोई अच्छा तरीका मौजूद नहीं था। और यहाँ पे फिर हमारे पास एक चीज़, एक इन्वेंशन आई, जिसको कहा जाता है कि अगर हम तारीख की एक बहुत बड़ी इन्वेंशन ना समझें तो गलत नहीं। अगर हम उसको समझते हैं कि तारीख की जो बहुत बड़ी बड़ी इन्वेंशन है जिसने पूरी तारीख का धारा बदल दिया, आग की ईजाद, ओके, आपका पहिए की ईजाद, प्रिंटिंग प्रेस की ईजाद,
तो इसी तरीके से इस इजाद ने उसका पूरा तारीख का धारा बदल दिया। और वो इजाद है कौन सी होगी आपके ख्याल में? वर्ल्ड वाइड वेब। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं ना वेबसाइट के शुरू में www लिखा हुआ आ रहा होता है, या आप कहते हो कि जी ये वेबसाइट वेबसाइट। अब यहाँ पे ये सवाल बनता है कि वेबसाइट और इंटरनेट, क्या इसके दरमियान कोई फर्क है? यहाँ पे ये सवाल उठता है। बात समझ में आ रही है मेरी? सबसे पहले हमने बात की कि कॉन्टेक्स्ट की, हमने बात की कि इंफॉर्मेशन की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया और उस इंफॉर्मेशन को मैनेज करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। उस चैलेंज को रिजॉल्व करने के लिए जो चीज़ इजाद हुई उसका नाम क्या है? मानूर वर्ल्ड वाइड वेब। आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं, हम लोग अमूमन हमारे नज़दीक नेट और वेब एक ही चीज़ है, ऐसा है या नहीं? अक्सर लोग, हम लोग यही समझते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि नेट क्या है, आप ये वेबसाइट देख लो, एक ही बात एक ही तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो ना। मेरा तुमसे एक सवाल है, लेट्स से कि तुमने अगर बीबीसी की वेबसाइट देखनी है, कहाँ पे जा रहे हो? बीबीसी की वेबसाइट पे। व्हाट्सएप के लिए, जब व्हाट्सएप में तुम्हें किसी को मैसेज करना है तो किसी वेबसाइट पे जाते हो, क्या करते हो? उसकी ऐप खोल रहे हो। थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है? एक जगह, अच्छा मेरे नोट्स चाहिए तो मेरे नोट्स के लिए कहाँ जाओगे? वेबसाइट पे जाओगे, राइट? या इसी तरीके से मेरे लेक्चर देखना है तो कहाँ जाओगे? यूट्यूब की वेबसाइट पे जा रहे हो, वेबसाइट पे जा रहे हो। लेकिन पीछे जो आपके लेकिन बास काम ऐसे हो रहा है जिसके लिए आप ऐप को खोल रहे हो। ओके, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से हमें इतना तो समझ में आता है कि इंटरनेट और वेबसाइट एक चीज नहीं है। इंटरनेट का बुनियादी मतलब सिर्फ इतना है कि दुनिया की तमाम डिवाइसेस को हमने आपस में जोड़ दिया, उसके दरमियान हमने रोड बिछा दी। अब रोड बिछाने के लिए ईथरनेट यूज करो, सबमरीन केबल यूज करो, ब्लूटूथ यूज करो, वाईफाई यूज करो, तुम्हारी मर्जी। और आपस में बात करने के लिए जबान तय कर लो, तुम्हारी मर्जी, जो चाहे प्रोटोकॉल उस पर तय करो, HTTP यूज करो, FTP यूज करो, STP यूज करो, तुम्हारी मर्जी, राइट? अब उसके ऊपर एक काम, यानी कि यूं समझ लो कि सड़कें बिछ गई। अब उस मोटरवे के ऊपर चाहे तो ट्रक चले, चाहे तो फैमिली जा रही हो, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जा रही हो, वो उसकी मर्जी, अपने तौर पे वो अपने जो भी फैसला करके उसके ऊपर वो ड्राइव कर सकता है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि तो अब इसी इंटरनेट के ऊपर एक चीज चल रही है जिसका नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब एक चीज है? एक ही चीज है? नहीं है। इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी सर्विसेज चल रही हैं। आपकी टेलीफोन की सर्विस, आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे को वीडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। लेकिन इन तमाम इसी तरह से आप जो है, इसी तरह से इसके साथ साथ एक और चीज भी चल रही है जिसका नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। अब वर्ल्ड वाइड वेब से क्या मुराद क्या है, ये क्या मतलब क्या है? वर्ल्ड वाइड, बात तो बिल्कुल वाज़ेह है, वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरी दुनिया को, और वेब से क्या मतलब होगा? वेब किसी और चीज को कहते हैं? घरों में वेब होता है? जिनके घरों में वेब है वो सफाई कर ले। ओके, मकड़ी के जाले को भी वेब कहते हैं। तो वेब में क्या, मकड़ी के जाले में क्या चीज नजर आती है? उसने चीजों को आपस में जोड़ के बनाया हुआ होता है, ताना बाना सा बना हुआ होता है। वर्ल्ड वाइड वेब से भी उसकी ये मुराद थी कि हमने मकड़ी के जाले की तरह दुनिया के तमाम चीजों को आपस में हमने जोड़ दिया। अब आप बोल सकते हो कि सर इसमें ऐसी क्या खसूसियत है? ये जैसे ये चीज देखो, ये तुम्हें इंफॉर्मेशन नजर आ रही है? इंफॉर्मेशन किस टॉपिक के ऊपर है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। कौन सी रिपब्लिक भाई? ऊपर पाकिस्तान लिखा हुआ है, पाकिस्तान का टॉपिक है। अच्छा चलो, अच्छा एक काम को, थोड़ा सा तुम्हें इमेजिनेशन करनी पड़ेगी, थोड़ी सी इमेजिनेशन। तुम लोग चले जाओ 1950s में, सोचो 1950s में, सोचो जरा सोचो, लालटेन की रोशनी में काम हो रहा है, ओके, और तुम जो है उस वक्त जो है पाकिस्तान के बारे में जो है ना एक मजमून लिख रहे हो, राइट? और आपने भी लिखा, आप सबने पाकिस्तान के बारे में मजमून लिख दिया। ये भी तो पाकिस्तान के बारे में एक मजमून है ना, राइट? इसमें और तुम्हारे मजमून में क्या फर्क नजर आ रहा है? थोड़ा तसव्वुर करो। चलो ओके ठीक है, किसने कहा इंग्लिश में? हबीबा ने कहा इंग्लिश में है, और लाइबा ने कहा, ओके, लाइबा ने कहा कि इंग्लिश में है। तो आपके इसके अलावा जो बाकी लोग हैं जिनको इंग्लिश आती है लाइबा के अलावा, वो क्या कहते हैं जी? आमना आमना आमना, एक मिनट, हाँ देखो ये फर्क नजर आ रहा है?
तुम लोग अपने हाथ से जो नोट्स बना रहे होते हो, ये टीचर्स को असाइनमेंट सबमिट करा रहे होते हैं, उसमें आपस में लिंक्स होते हैं? कैसे लिंक होते हैं, बात बताओ जरा, सर तो हिलाया, कैसे लिंक होता है? तुमने सर हबीबुल नबी को असाइनमेंट सबमिट कराया, असाइनमेंट नंबर 2, और कहा कि सर इसका जो ये सवाब है ना असाइनमेंट नंबर 1 के अंदर मौजूद है, कैसे लिंक करोगे? तुम जो हो एग्जाम के अंदर पेपर दे रहे हो, अब पेपर में तुमने रिटर्न के अंदर लिखा कि क्वेश्चन 2 की हेडिंग डाली, फिर तुमने नीचे लिखा कि फला पेज के अंदर इसका जवाब लिखा हुआ है, लिंक करने का कोई तरीका है? या जी इसका बाकी आंसर जो है मैंने बी कॉपी में लिखा है, क्या करने को लिंक करने का तरीका है कि मैं क्लिक करूं वहां चला जाऊं? बात समझ में? देखो यही वो इजाद थी, ये जो चीज तुम्हें नजर जिसको तुम लिंक कह रहे हो ना, इसका मतलब है हाइपर लिंक, इसका जो टेक्निकल वर्ड है हाइपर लिंक। हाइपर मतलब हाइपर होने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल करो, राइट? ज्यादा मतलब तो यही कि भाई चीजों को आपस में लिंक कर दिया और इस तरीके से लिंक किया कि उसके अंदर सलाहियतों के अंदर इजाफा हो गया। उस जमाने में साइंस फिक्शन वगैरह का बड़ा रिवाज था और स्पेस वगैरह के ऊपर बहुत सारी टीवी शोज वगैरह बनते थे, तो एक हाइपर ड्राइव का वर्ड यूज होता था। जैसे गाड़ी के अंदर होता है, आप गेम वगैरह खेलते, टर्बो का बटन होता है, तो टर्बो का बटन दबाया तो गाड़ी तेज भागेगी। गाड़ी चला रहे तो गाड़ी के अंदर एक स्पोर्ट्स का भी एक ऑप्शन होता है कि स्पोर्ट्स पे कर दो तो गाड़ी और तेज चलना शुरू हो जाती है। बहरहाल तो इसी तरीके से उसमें एक हाइपर का वर्ड यूज होता था उस जमाने में, कि चीज के अंदर आपने हाइपर का बटन दबा दिया तो उसकी स्पीड बढ़ गई। तो उन्होंने यहाँ पे लिंक के साथ भी ये किया, हाइपर लिंक, उसके अंदर और भी ज्यादा हमने खुसूसियात और बड़ा उसको एडवांस हमने कर दिया। ये वो चीज, ये जो लिंक्स हैं जिसको आज तुम लेते हो गए कि तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, लिंक्स का होना तो कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है, लेकिन 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 यही वो सबसे बड़ी इजाद थी जिससे इस पूरी दुनिया का जो नक्शा बदल दिया। इंफॉर्मेशन को इस तरीके से लिखना, इस तरीके से लिखना कि मैं उसी इंफॉर्मेशन से दूसरे के ऊपर जम कर सकूं। मेरे पास फॉर एग्जांपल आलिया का रिकॉर्ड आता है और मैं वहां पे क्लिक करूं, आलिया का मैट्रिक का रिकॉर्ड खुल जाए, मैं क्लिक करूं तो आलिया का मैट्रिक का स्कूल खुल जाए। एक जगह से दूसरी पे जब दूसरी से तीसरी पे जंप करना, ये वो इजाद थी जिसने वाकईतन आपका जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। अब तुम देखो, ये तुम्हारे सामने जो आर्टिकल मौजूद है, तो मुझे बताओ इस आर्टिकल के अंदर लेट्स से कि तुमने अपने हाथ से जो है पेपर पे नोट्स बनाए हुए, ठीक है, पाकिस्तान के ऊपर। अब तुमने उसके अंदर जिक्र करना है साउथ एशिया का, पाकिस्तान साउथ एशिया में। अब तुम क्या करोगे? क्या तुम अलग से फिर सेक्शन डालोगे साउथ एशिया, फिर वहां पे डिफाइन करोगे? लेकिन साउथ एशिया में तो और भी बहुत सारी बातें आती हैं, तुम कैसे इंफॉर्मेशन को लिंक करोगे? अब तुम देखो इसके अंदर कितना आसान है, साउथ एशिया का लिंक दे दिया आपने, साउथ एशिया के ऊपर क्लिक किया, उसमें साउथ एशिया की जितनी इंफॉर्मेशन थी वो आ गई। साउथ एशिया में जितनी भी कंट्रीज है, इंडिया, बर्मा वगैरह, सब के सब मौजूद है। आपने क्लिक किया, आप उसके ऊपर पहुंच गए। बर्मा पे क्लिक किया, बर्मा में पहुंच गए। बर्मा में पहुंचे तो वहां पे आपने देखा पॉलिटिकल सिस्टम कौन चल रहा है, आजकल हुकूमत किसकी है, उस पर क्लिक किया, आप उस पर पहुंच गए। इधर से उधर जंप करते रहना, इंफॉर्मेशन को करना कितना आसान हो गया। आगे बढ़े, पॉपुलेशन की बात ले लो, आप लोग को शायद पॉपुलेशन वगैरह पे नोट्स लिखवाए गए हो या ठीक। अब मुझे बताओ उस पॉपुलेशन के अंदर ही बात करते हुए कितनी सारी चीजें आती हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, पॉपुलेशन की इंक्रीज के फैक्टर्स क्या है, ठीक है, और पॉपुलेशन कितनी है पाकिस्तान की, इन चीजों को तुमने पूरे नोट्स में लिखा हुआ है। कभी भी तुम असाइनमेंट जब सबमिट कराने बैठते हो तो ये वाला चैलेंज नहीं आता है किस बात को लिखना है, किसको नहीं लिखना, कितनी डिटेल में जाना है। लेकिन अगर हमारे पास ये लिंक वाला ऑप्शन हो, काम कितना आसान हो जाता है। पॉपुलेशन पे क्लिक किया, उसकी डिटेल आ गई, डेंसिटी पे क्लिक किया, उसकी डिटेल आ गई। ऐसा है या नहीं? ये वो चीज है जिसको हम लोग, मैं और आप, आज तक इसको हम समझते नहीं थे कि ये भी कोई बहुत बड़ी बात है। ये वो इजाद थी जिसने दुनिया का नक्शा पूरा का पूरा बदल दिया। आज चूंकि वो चीज आप लोग बहुत ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल कर रहे तो आप लोग को उसका एहसास नहीं होता, वरना बहरहाल ये एक बहुत बड़ी इजाद थी। अब यहाँ पे एक सवाल नहीं आता कि ये बनाने वाले कौन थे? नहीं आता। तंजीला कहती है सर मैं फल खाती हूँ, पेड़ नहीं गिनती, आम खाने से मतलब है। तो तंजीला कभी कभी पेड़ भी गिन लेने चाहिए। हाँ, इस जहन में सवाल नहीं आता बनाने वाला कौन था। बनाने वाले साहब थे हमारे टिम बर्नर्स ली। ओके, ये साहब थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इजाद किया। कहाँ इजाद किया, कब इजाद किया, इस पर हम बात करेंगे कल, बुध के दिन। अच्छा, अब सवाल ये है कि असाइनमेंट के हवाले से आपकी क्लास फेलो, मुझे जो बात अच्छी लगी थी, पहले निगाह ज़हरा ने आके क्विज के हवाले से मुझे कुछ फीडबैक दिया था और मैंने बार बार कहा था कि मुझे ये बात अच्छी लगती है कि स्टूडेंट आके फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, इस किस्म का फीडबैक की नहीं कि सर आप बहुत अच्छे हैं, सर आप बहुत बुरे हैं, ये नहीं, पॉजिटिव फीडबैक, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक था। तो निगाह ज़हरा का एक अच्छा फीडबैक था क्विज के हवाले से, मैंने मार्क्स उसके मतलब लिखा उनका नाम, अगर उनके मार्क्स वगैरह कम होंगे तो बोनस मार्क्स देके उसको हम एडजस्ट करेंगे। अलिशबा ने लास्ट क्लास में आके मुझसे बात की कि सर आपने हमसे कहा था कि अभी एक और असाइनमेंट बाकी है,
लेकिन एग्जाम्स वगैरह सर पर हैं, तो हम क्या करें। और मैंने उस वक्त कहा कि बेटा आपको तो करना पड़ेगा, लेकिन बाद में जाके मैंने सोचा इस बारे में, ठीक है, गौर किया। तो सबसे पहले तो अलिश भाई का शुक्रिया अदा करें। और एक एक मसला इस सेमेस्टर के अंदर देखो, मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हुई है, क्योंकि हमारे पास एक तो इवेंट्स बहुत ज़्यादा हुए, और कहने की बात होती है कि इवेंट्स हो रहे हैं, आप तो बस एक क्लास ले रहे हैं, क्योंकि इवेंट के अंदर जब आप इन्वॉल्व हैं तो आप लैब कब करा सकते हैं। लास्ट सेमेस्टर के अंदर मैंने इंडिविजुअली हर स्टूडेंट को मैंने विंडोज़ की सॉल्यूशन भी कराई थी, सबका पूरा सवाल वाइवा वगैरह भी लिया था, और मैंने उनको गूगल शीट का और MS वर्ड का भी असाइनमेंट करा दिया था। अब की दफ़ा हमें वक्त वाक़तन कम मिला, इवेंट्स की वजह से बीच में बारिशें भी हुई, बीच में क्लास वगैरह भी ऑफ होते रही, तो इस वजह से तमाम चीज़ों को हम कवर नहीं कर सके। इसके अलावा आप लोगों ने कुछ नया काम भी किया सेमेस्टर के अंदर, आप लोगों ने साइबर सिक्योरिटी का कोर्स भी कर लिया, आप लोगों ने वीडियो का जो असाइनमेंट है वो भी सबमिट किया है। मेरे जहन में ये है कि मैं अभी गूगल शीट का असाइनमेंट नहीं दे रहा इस सेमेस्टर में, लेकिन अभी शुक्र तो करें, पूरी बात सुन लो तुम लोग, हम इसको अगले सेमेस्टर में कवर जरूर करेंगे। कवर किस तरह से करेंगे? अगले सेमेस्टर में जो आपके पास जो असाइनमेंट आते हैं, एक तो आता है कैनवा का पूरा इस्तेमाल सीखना है, दूसरा आता है ब्लॉग बनाने का, वेबसाइट बनानी होती है, और उस पर तीसरी चीज़ का इजाफा हो रहा है गूगल शीट का। अब आप इससे पहले कि रोए धोएं अगले सेमेस्टर में रो लीजिएगा, लेकिन बहरहाल ये सारे काम आपके लिए यूजफुल हैं, लेकिन अभी हम उसको नहीं कर रहे, आपका प्रेशर जो कम हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक और कॉन्सिक्वेंस भी आ रहा है। मैंने बार बार बात की कि मेरी असेसमेंट के अंदर मैं फोकस करता हूँ उन चीज़ों पे जो बच्चों के दरमियान डिस्टिंग्विश कर सके। अब लास्ट टाइम जो मैंने डिस्टिंग्विश किया था वो गूगल शीट का असाइनमेंट था और क्विजेस थे। अब की दफ़ा जो है गूगल शीट का असाइनमेंट निकल गया, तब क्या रह गया? क्विजेस और एग्जाम। लास्ट टाइम मैंने एग्जाम कवर नहीं किया था, देखा था एग्जाम और परफॉर्मेंस खराब थी, तो फिर मैंने उसको इग्नोर कर दिया था। लेकिन अब की दफ़ा मैं पेपर को लाजमन देखूंगा, ठीक है। जो लोग क्विज नहीं कर रहे हैं, क्विज के अंदर अभी तक उनके नाम से पहले लाइकली टू फेल आ रहा है, आपकी मर्जी, आप जितना टालना टालें। मैं बार बार सिर्फ समझा सकता हूँ, कुछ लोग का नाम जहन में होता है, मैं रिमाइंड भी कर देता हूँ, लेकिन एक हद से ज़्यादा मैं ये काम नहीं कर सकता। आप लोगों का काम है कि क्विज को कवर करें। आपके लिए नीचे शीट्स में लिखा हुआ है, उसमें क्विज रिजल्ट की अलग से शीट बनी हुई है, देखा है, उसमें आपके नाम से पहले परफेक्ट आना चाहिए और पूरा का पूरा ग्रीन होना चाहिए। अगर पूरा का पूरा ग्रीन नहीं है तो फिर आपके अंदर कमी है और आपको उस पर पेनल्टी लगेगी। दूसरा आ जाता है हमारा पेपर। देखो तुम लोग को मेरा जो पेपर है वो ऐसा नहीं है जिसको तुम लोग रट्टा देके पास कर सको, वो रट्टा वाला नहीं है, सारे के सारे उसके अंदर लॉजिकल सवाल आ रहे हैं। कोई एक सवाल भी ऐसा नहीं होगा जो कोर्ट से जो मैंने नहीं पढ़ाया हो, लेकिन जिसने तवज्जो से सुना होगा, जिसने समझा होगा, वही कर सकेगा। कंप्यूटर की स्पीड बढ़ानी है, मैं क्या करूं? सबसे आसान तरीका मेरे पास क्या है? SSD ड्राइव लगा दी, राइट। ये सवाल मैंने पिछले साल दिया था, लोगों ने तब भी उसको गलत किया था। इसी किस्म के सवाल हो गए, पूरा सिचुएशन बनी हुई होगी। फॉर एग्जाम्पल जवेरिया जो है वो अपने पास एक प्रेजेंटेशन बनाना चाहती हैं और उसको सेव कर रही है, उससे फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? समझ रहे बात को? या एक ईमेल आई है, महानूर के पास ईमेल आई है और ईमेल के अंदर ये लिखा हुआ है ईमेल स्कैम है या जेन्युइन है। पूरी सिचुएशन होगी, उस सिचुएशन को समझ के जवाब देना होगा। सर मुमताज ने आप लोग का जो पेपर बनाया था कुछ इसी किस्म का बनाया था, जो मुझे याद पड़ रहा है। उसमें उन्होंने एक तस्वीर भी दी हुई थी और उसमें, हाँ, तो कमोबेश कुछ इसी किस्म का सवाल होगा कि प्रैक्टिकल सिचुएशंस होंगी, उसको पढ़ के देना होगा। अब हमारे बच्चों के साथ मैंने अगली क्लास में बात भी करनी है। हमारे जो बच्चे होते हैं उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो देर तक बैठ सकें। वो जाते हैं एग्जाम में, वो समझते हैं कि जैसे बाहर निकलेंगे तो बाहर को उनको मेडल दे रहे हैं, तो वो जल्दी से पढ़ के भागने की कोशिश करते हैं। आराम से पढ़ के समझने की जरूरत है, कॉम्प्रीहेंशन नहीं है। बार बार मैं चीज़ देख रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन बताता हूँ तो बच्चे पढ़ते ही नहीं है। अब तो यही वाली हरकत वो करते हैं पेपर के अंदर भी, सवाल में सब कुछ लिखा हुआ होगा फिर भी पूछेंगे। अब मैं शायद आऊँ भी ना जवाब देने के लिए, मेरी कोशिश होगी मैं ना बिल्कुल भी गाइड ना करूँ, खुद करें। तो जब उस वक्त सिचुएशन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो कहाँ से उसको सॉल्व करेंगे? अब बाकी आखिरी बात रहेगी आपका लेक्चर को गौर से सुनना। इसीलिए लेक्चर का रिकैप वगैरह देना, लेक्चर को बार बार सुनना आप लोग के लिए ज़रूरी है। बस मैं उसको यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। वेडनेसडे के दिन हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। एक और टॉपिक हम कवर कर लेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। उसके बाद फिर हमने पास पेपर्स को डिस्कस करना है। दैट्स इट, ठीक है।